बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बतौर 17वें आर्मी चीफ फौज की कमांड संभाल ली है। आज इस सिलसिले में GHQ में चेंज ऑफ कमांड की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो कमांड है वो नए आर्मी चीफ के सुपुर्द कर दी। जो आर्मी चीफ की बैटन होती है वो उनको थमा दी और अब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हमारे नए सिपहसालार हैं। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, बिलखसूस सिक्योरिटी की ज़मन में और जो दहशत गर्दी का अफरीत है इसको काबू पाने के हवाले से। इस पुरवकार तकरीब में हमने देखा हाजिर सर्विस और साबिक फ़ौजी अफसरान मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे, डिप्लोमेट्स थे और दीगर तबकात के मुनफरद अफराद ने भी इस तकरीब में शिरकत की। यौम शोदा पे दोनों जनरल्स ने फूल भी चढ़ाए और बतौर आर्मी चीफ अपने आखिरी खिताब भी किया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। और उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि इनका इनसे 24 साल पुराना ताल्लुक़ है और उनकी जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगी। उन्होंने कहा कि हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बासूल और मेहनती पेशावर शख्स हैं। साथ में अपने हवाले से उन्होंने कहा कि वो अक्सर अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि ओल्ड सोल्जर नेवर डाइज बट फेड अवे। तो उन्होंने कहा कि ख़ुद भी वो अनकरीब गुमनामी में चले जाएंगे लेकिन उनका पाक फ़ौज के साथ रूहानी रिश्ता बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को टेलीफोन भी किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। आपके इल्म में है कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सीनियर मोस्ट जनरल जिनकी समरी GHQ से आई थी जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको बतौर आर्मी चीफ तैनात किया था। और आज इस हवाले से बाज़ाब्ता जो एक तकरीब थी उसका भी इनेकाद किया गया। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। फिर अगर मुल्क की सियासत पर नज़र दौड़ाएँ तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नई पोलिटिकल मूव है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील करने के हवाले से, उसकी बाशगत सुनाई दे रही है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है और उन्होंने कोशिशें तेज़ कर दी हैं कि जो असम्बलीज़ हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें और इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से इस ज़मन में अहम मुलाकात हुई जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस पर्सपेक्टिव में जो मौजूद मेहमान शख्सियत आज की प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ हमसे कराया। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं इकोनॉमी एंड फाइनेंस। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब स्टूडियोज़ में शरीक होने के हवाले से। और हमें स्काइप वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सहाफ़ी एनालिस्ट PJ मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें दौरान प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में हसन मुर्तज़ा साहब भी, उनको भी हम उस वक्त फॉर्मो वेलकम करेंगे। कामरान यूसुफ साहब भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में बिलाल साहब आपसे करूँगा। टू स्टार्ट विद, आज जो एक अहम तैनाती थी वो तो अमल में आ गई थी लेकिन आज तकरीब हुई और अब नए सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। जनरल बाजवा साहब के 6 साल दौर के हवाले से आपकी क्या राय है? ज़ाहिर बात है उन्होंने तो कहा कि ओल्ड सोल्जर नेवर डाइज बट दे फेड अवे, लेकिन एक लेगेसी है, 6 ईयर्स एज आर्मी चीफ वो रहे। उस हवाले से मीडिया में भी बात हो रही है और कुछ सोशल मीडिया में बिलखुसूस PTI की जानिब से भी मैं देख रहा हूँ कि जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब बहुत शुक्रिया शो में दावत देने का। हमारे मुल्क में जी आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है वो जो उसकी एक अहमियत है वो जितनी होनी चाहिए शायद उससे ज़्यादा हमारे एक सियासी तनाजुर में पा गई है और उसका एक कॉन्टेक्स्ट है और ये एक रियलिटी है जिससे हम नज़रें नहीं फेर सकते। बहरहाल अब आपने रिसेंटली देखा है कि ख्वाह वो इदारे हों, इदारों के या आर्म फोर्सेस हों, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें आपके आर्मी चीफ शामिल हैं और दीगर और अफसरान शामिल हैं, ख्वाह वो सियासी क़यादत हो, हर कोई इस चीज़ में अब कोई इस चीज़ की बात कर रहा है कि सारे इदारों को और सारे स्टेट के ऑर्गन्स को अपनी आइनी हदूद में ही और अपना किरदार हारमनी के साथ
अदा करेंगे और ट्रस्ट के साथ करेंगे तो ही ये सिलसिला आगे चलेगा। इसी में सबकी बेहतरी है, इनफरादी तौर पे भी, इज्तमाही तौर पे भी, और ख़ास तौर पे आवाम के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए। और ख़ास तौर पे अगर आप सफारती सतह पर और बिलखुसूस मुआशी सतह पर अगर आप हमारे चैलेंजेस देखें तो यही हमारी इस वक्त की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरह ये मामला चलेगा। या आइंदा आने वाला साल भी जो कैलेंडर ईयर आएगा, इसमें सियासी तौर पे वन वे और अनदर इलेक्शंस तो होने हैं। एग्जैक्टली। और वो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने वक्त पे ही होंगे। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए आर्मी चीफ़ अभी तैनात हुए हैं और आज उनने कमान संभाली है, वो अपना जो रोल है उसको ज़िम्मेदारी से अदा करेंगे। वो जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म फोर्सेस की सरबराही की, हमारी दिफा की, और आइन के मुताबिक जो आर्म फोर्सेस का या आर्मी का बिलखसूस स्पेसिफिकली जो किरदार है उसको अच्छी तरीके से अदा करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो दीगर अहम ओहदों पर फायज रहे भी हैं इन द पास्ट। तो मुझे उम्मीद है कि उन DGI रहे हैं, इंटेलिजेंस रहे हैं, कोर कमांडर रहे हैं गुजरांवाला जो दीगर ओहदे हैं उसका एक्सपीरियंस वो इस्तेमाल करके अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। और जो हमारी फोर्सेस का रोल है उसको अच्छे तरीके से अंजाम इंश्योर करने में कि वो अंजाम दिया जाए, उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी फॉर्म वेलकम करेंगे। हसन साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पीजे मीर साहब आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? जाहिर बात है नए आर्मी चीफ के लिए जो बहुत से चैलेंजेस हैं, और ख़ुद जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है उन्होंने स्पीच की थी यौम शोहदा के मौके पर और यौम दिफा के मौके पर पिछले दिनों, उनका था ए पॉलिटिकल रोल के हवाले से फैसला कर लिया गया। और बहुत से मुबस्सिरीन की राय है कि मौजूदा आर्मी चीफ आर्किटेक्ट हैं फौज के ए पॉलिटिकल रोल के हवाले से। मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की बात करूं, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से सवाल रखना चाह रहा हूं कि जाहिर बात है अब उनके 6 साल गुजरे हैं और हमेशा जज किया जाता है, लेगेसी एक होती है। आप किस तरह देखते हैं जनरल बाजवा साहब के जो ये 2 टेन्योर उन्होंने किए थे, 3-3 साल के, 3 इयर्स की टर्म होती है। पहले बिलाल कियानी साहब की हुकूमत ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उन्हें आर्मी चीफ तैनात किया था। फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म उनके 3 साल के दौर में एक्सटेंशन की थी, जिसमें तमाम जमातों ने वोट इन किया था, वोट दिया था। क्या कहेंगे पीजे मीर साहब? देखें, जनरल बाजवा मेरी नज़र में हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके साथ हुआ है, दैट वाज वेरी सैडनिंग। बहुत अफसोस की बात है कि उनको हमने हर जगह मुलव्वस किया और मुख्तलिफ किस्म की आपने डिबेट एमिनेट की। ये नहीं होनी चाहिए थी। ये आर्म फोर्सेस के चीफ हैं और इन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़ी फ्रैंक बातें भी की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं जाते वक्त। एंड ऑफ कोर्स इंसान जो है वो इंसान कंप्लीट ही नहीं होता जब वो कोई गलतियां ना करे। ये ज़िंदगी का एक असूल है। ये दुनिया चलती गलतियों में और मिस्टेक से आप सीखते हैं। अब बात आती है कि देखें ये एक जो डिबेट एमिनेट हो गई थी कि कौन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। आई थिंक ही इज डन द राइट थिंग। सीनियर मोस्ट ऑफिसर को दिया है और ये एक ट्रेडिशन इसी को होना चाहिए। हमने पहले देखा है कि जूनियर ऑफिसर्स जो होते हैं, जब आप लगा देते हैं 6-7 नाम दे के, वो एक पॉलिटिकल डिबेट उस पर चल जाती है। यहाँ कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं हुई है एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। एंड जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है जनरल आसिम का, आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। CGS का भी बड़ा अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एक मैसेज आ गया है पूरे पाकिस्तान को, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि देखें प्लीज यू डू योर बिजनेस इन योर डोमेन, हम अपनी डोमेन में काम करेंगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अब जिसके लिए आए हैं, वेल ही इज सूटेड फॉर इट एंड ही इज बीन अपॉइंटेड फॉर इट। सो ये केस वहां खत्म हो जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है अनवार के जब फौज आती है ना, तो हम सब डेमोक्रेसी के नारे लगाते हैं, और जब डेमोक्रेसी आती है हम सब फौज के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। ये हमारा एक नेशनल ट्रेंड रहा है एंड आई होप दिस डजंट हैपन अगेन। लेकिन याद रखें आप कि वो कहते हैं ना, व्हेन द पुश कम्स टू क्रंच, डू नॉट ओवररूल एंड फॉरगेट कि द आर्मी इज देयर टू प्रोटेक्ट योर स्टेट। अगर ये स्ट्रॉन्ग आर्मी ना हो पाकिस्तान की, जो हम अपने सियासी तरीकों से इसका बेड़ा गर्क करते हैं, आई डोंट थिंक वी वुड हैव बीन एबल टू सर्वाइव। सो गुड लक टू द न्यू चीफ, वेल डन एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहूंगा जरा हसन मुर्तजा साहब को भी इस पे एंगेज करते हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम दस्तक लिए, वक्त निकाला। इस पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें, जो आज हमने गुफ्तगू जिस नुक्ते से स्टार्ट की है, आर्मी चीफ ने आज नए आर्मी चीफ ने कमान संभाल ली है
उस हवाले से अगर आप बात करना चाहें। साथ में मैं चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी मुलाकात भी हुई है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब के साथ, और आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी आपकी और तारड़ साहब की, जिसमें आप लोगों ने कहा कि कोशिश आपकी ये होगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली की तहलील और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील की बात की जा रही है, उसको रोका जाए। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या ऑप्शंस हैं जो आप बरोकार ला रहे हैं, या किस नुक्ते पर बहस हुई है? हसन मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखें, सबसे पहले तो मैं नए आर्मी चीफ को उनका खैर मकदम करता हूँ और उनको नई जिम्मेदारियां मिलने पर मुबारकबाद भी देता हूँ, और उनसे तवक्को करता हूँ कि वो अपनी इस मुद्दत के अंदर जी मुल्क के लिए आइन ये अपने ये वो फखर होंगे और उनकी जो खिदमात हैं वो। जहाँ तक है जी हमारी आज की मुलाकात का, तो एक आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारी मुलाकात हुई और उस पर उनसे बड़ी सैर असल गुफ्तगू भी हुई। उसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर और वो भी डिस्कस हुआ, और जो एक इमरान खान साहब की तरफ से एक बयानिया आया कि मैं असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहा हूँ, हालांकि पहले उन्होंने रेजिग्नेशन की बात की और फिर उन्होंने असेंबलियां तहलील करने की बात की। तो जहां तक असेंबलियां तहलील करने का ताल्लुक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी है। और हम ये समझते हैं ये जो ट्रांजैक्शन है ये स्मूथली हर 5 साल के बाद होनी चाहिए। हुकूमतें आती रहें, जाती रहें, अपना किरदार अदा करती रहें, अगर पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो इससे जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी, लोगों का इस निज़ाम पे एतमाद बढ़ेगा, और लोगों को अपनी परफॉर्मेंस का और अपने काम की बिना पर उन्हें फिर ये इदारों की तरफ भी नहीं देखना पड़ेगा, फिर किसी तीसरी कुव्वत का इंतजार भी नहीं होगा कि उसकी इंटरवेंशन से ये बेहतरी आ सकती है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का एक असूली सा मौक़िफ़ है कि हमें पार्लियामान को खत्म नहीं होने देना चाहिए। हुकूमत अगर किसी को पसंद नहीं है तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। अगर हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत खो बैठती है तो वो नया अपना लीडर ऑफ द हाउस चुन ले। तो ये इस वजह से पीपल्स पार्टी तो ये चाहती है कि ये पार्लियामान कायम रहे। हुकूमत अगर डिलीवर नहीं कर पा रही, अगर हुकूमत वो समझते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सके, उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनका लीडर निकला है, लॉन्ग मार्च करने निकला है, उस पर एक पिस्तौल वाला आदमी हमला कर देता है, उसमें दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए हैं, और आज इतने दिन हो गए हैं अभी तक कोई उस पर रिपोर्ट नहीं सामने आ सकी, कोई उनका इंक्वायरी का नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये अगर वो समझते हैं कि ये उनका फेलियर है तो उस पर वो खुद रिजाइन। अच्छा हसन साहब, कतकले माजरत, लेकिन वो तो जो इमरान खान साहब ने, सर कतकले माजरत, आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई डिलीवर नहीं कर सकता तो उनके लिए रास्ता ओपन है, लेकिन उन्होंने नुक्ता ये है कि वो तो सिस्टम से बाहर आना चाह रहे हैं और वो तो आप पर फोर्स कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, इसलिए उन्होंने ये ट्रम्प कार्ड, त्रुप का पता जिसे कहते हैं, वो खेला है इमरान खान साहब ने। और मुझे दर्जनों अपने प्रोग्राम याद है जिसमें आपकी लीडरशिप भी और बिलाल कियानी साहब की लीडरशिप भी कहते थे कि अगर इमरान खान साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दें। तो ये तो प्रीमाइस ये कि खान साहब तो इस नुक्ते पे जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, उसके लिए क्या फिर ऑप्शन है? आप तहरीक अदम इत्तेमाद लेकर आएंगे या फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेंगे? वजीर आला पंजाब, हमारे पास अदम इत्तेमाद का भी है, उसमें हमारे पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी है, और मैं समझता हूं कि परवेज इलाही साहब ये नहीं डिसॉल्व करेंगे। वो तो कहते हैं मैं आधे मिनट में डिसॉल्व कर दूंगा अगर इमरान खान साहब कहेंगे। नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की तकरीर के बाद उनका वीडियो पैगाम आया था कि बयान आया था कि मैं आधे मिनट भी नहीं लगाऊंगा और असेंबली तोड़ दूंगा। फिर मेरे ख्याल में अभी उनका एक उनके जराए से बयान चलता, मैंने अभी टीवी स्क्रीन पे पढ़ा है, उनके करीबी जो जराए हैं उन्होंने कहा है कि सीएम साहब पहले इमरान खान साहब को मिलेंगे, अच्छा, करने की कोशिश करेंगे, फिर गौर किया जाएगा कि क्या हमें नहीं देने चाहिए। कोई कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा।
तो हम ओके। कैसे ये राय कायम कर लें कि वो इस्तीफा दे देंगे, अच्छा। सॉरी वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा। उन्होंने नहीं कर पाना। ये परवेज इलाही साहब को पता है कि आने वाले हालात उनके काबू में नहीं होंगे। हम्म। वो जब तक सीएम है, ये सारा कुछ उस वक्त तक है। आज वो जिले बना रहे हैं, डिवीजन्स बना रहे हैं, आज वो डेवलपमेंट करवा रहे हैं अपनी मर्जी की, आज वो अपने मर्जी के और मनपसंद अपने कारकुनों को नौकरियां दे रहे हैं, उनको मौका मिला है कि वो अपनी पार्टी को खड़ा कर ले। तो ओके। वो कैसे कुर्बानी दे देंगे जबकि उन्हें नजर आ रहा है कि ठीक है, आपके थोड़े सिग्नल की भी इशू है, मैं दोबारा लौट के आपके पास आता। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हसन मुर्तज़ा साहब की अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी ये बात डेफिनेट नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही साहब एडवाइस करेंगे गवर्नर साहब को कि वो असम्बली तहलील कर दें और अभी मुशावरत होनी है। वैसे तो यूपीटीआई ने भी कहा है कि आज मुलाकात होनी थी, वो पिंडी में मौजूद थे चौधरी साहब। आप भी इस नुक्ते को सपोर्ट करते हैं या आप समझते हैं कि चौधरी साहब को करना होगा, क्योंकि वो तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब की अमानत है पंजाब हुकूमत? सर मैं हसन मुर्तज़ा साहब ने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा। और वो इसलिए कहा है कि खान साहब ये बात जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हुआ है तब से ये बात कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। ये बार बार कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और सब इंतजार में कब जाएंगे। तो ये पहली दफा इन्होंने नहीं कहा वो कि तो हम आ रहे थे, जा नहीं रहे थे, आपको हटाने आ रहे थे। वो आपकी बात सही है। अब तो एक तो वो वफाक वाली इलेक्शन फोर्स करने की, मगर इन्होंने दीगर दफा ये बात भी बीच में कही कि फिर हम इस्तीफे दे देंगे, इतनी नशिस्तों से इस्तीफे दे देंगे, पाकिस्तान में इतनी नशिस्तें होंगी, केपी असेंबली से, पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे देंगे। ये बात हम 6 महीनों से सुन रहे हैं। हकीकत ये है कि खान साहब की जो अभी 26 मार्च को गालिबन मेरे ख्याल से इनकी एंटी क्लाइमेटिक लॉन्ग 26 नवंबर 26 नवंबर माजरत 26 नवंबर को एंटी क्लाइमेटिक एक लॉन्ग मार्च का अख्ताम हुआ है। खान साहब के पास कोई बात कहने को नहीं थी। तारीख वो पहले की दे चुके थे। इनका ये ख्याल था कि 26 तारीख को यहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पे कैपिटलाइज करेंगे, एक फ़िज़ा होगी जिसके ऊपर जिसका फ़ायदा उठा के वो मज़ीद इंतशार फैलाएंगे। वो फ़िज़ा इनको नहीं मिली और उनको मायूसी हुई और वो उससे बैकआउट भी नहीं कर सकते थे। वो बंद गली में फंसे हुए थे। वो आए हैं, उनने अपना छोटा सा शो किया, शाम को हेलीकॉप्टर पे चढ़ के वापस ज़मान पार्क चले गए और ये बात कह के चले गए कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। बाय द वे ये वही निज़ाम है जिसमें से सुना है कि चंद दीगर MNAs इनके अभी तक शायद तनख्वाहें भी ले रहे हैं और कम से कम एक वफाकी वजीर हैं जो पार्लियामेंट ये इधर मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर कौन से साबिक बस अब मैं नाम ले दें अगर दीगर मेरे जोल में जी फवाद चौधरी साहब के बारे में ये बात है कि उन्होंने मिनिस्टर इनक्लेव में अभी तक अपना अपार्टमेंट नहीं छोड़ा या लॉज है जो भी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम जो मिनिस्टर इनक्लेव में इनके साबिक वज़रा ने जिन जगहों पे कब्जा किया हुआ है उनसे हम मिनिस्टर इनक्लेव को हकीकी आज़ादी दिलवाएं। बिल्कुल। और देखिए दूसरी बात ये फवाद चौधरी साहब की आज मुलाकात भी हुई अमेरिकी सफीर से। चलें वो भी आपकी 34 गाड़ियां भी पहले इन्होंने ली, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस हो गया। साइफर के ऊपर ड्रामा करके अब अचानक कह दिया कि इट इज़ बिहाइंड मी। ये भी खान साहब ने बात की। आप भी समझते हैं कि खान साहब की ये सिर्फ ये आप लोगों के लिए जिस बंदे प्रेशर कायम करने के लिए बयान है? कोई प्रेशर नहीं है। नहीं, असेंबली तहलील करने का नहीं, प्रेशर आप लोग प्रेशर कोई नहीं है। मैंने आपसे ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से वो तो इशू तो बन सकता है ना सर। देखिए उसमें बात ये तहलील हो जाए तो नहीं। खान साहब ने अगर करना होता तो ये कहते हैं महमूद खान साहब मेरे साथ बैठे में, परवेज इलाही साहब से मेरी बात हो गई है, कल सुबह ये गवर्नर्स को लिख देंगे अपने रिस्पेक्ट। क्यों नहीं किया अभी तक? तो आपने उस दिन ऐलान किया क्या है कि हम इस निजाम का हिस्सा नहीं रहेंगे और हम असेंबलियों से अच्छा जो वक्त का तयन है वो मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से मिलकर करूंगा। पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग अब बताया जा रहा है कि शायद जुम्मे को और हफ्ते को होंगी। उसके अंदर क्या बात होती है, उसके बाद ये कब की तारीख, ये लटकाते लटकाते वैसे जून जुलाई तक बात ले जाएं तो वैसे ही इलेक्शन अगले साल हैं। तो देखिए इसीलिए हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो अपने काम में मगन है, वो अपना काम जारी रखेगी। बहुत ही मुश्किल सफारती ताल्लुकात की रिपेयर में, मुआशी मामलात की रिपेयर में लगी है। और जो दूसरी बात जो आपने पंजाब की है, देखिए पंजाब हुकूमत में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब PMLN और कोalition जमातों ने किया था, उसका जिस तरीके से रिवर्सल हुआ उसके ऊपर हमारे अपने रिजर्वेशंस हैं। उसके बाद से वैसे भी पंजाब के अंदर चेंज के लिए अपनी जो भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं वो PMLN और इत्तेहादी जमातें पहले से इजाजत ले रही हैं। पीजे मीर साहब, सर आप इसका जरा तज्जिया कीजिएगा। आपने सुन लिया हसन मुर्तज़ा साहब को तो है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो तो इस डेफिनेट एक्शन की तरफ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो 10 सीटों के साथ वज़ीर आला पंजाब हैं और ऑब्वियसली इज एंजॉयिंग ऑल द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। और बिलाल साहब कह रहे हैं कि ये ब्लफ तो खान साहब पिछले 6 माह से कर रहे हैं कि उस निज़ाम से जा रहे हैं, और अगर ऐलान में सीरियस होते तो जिस दिन ऐलान होना था तो साथ में महमूद खान वैसे दाएं जाने भी बैठे हुए थे और परवेज इलाही साहब से भी उनका रब्ता तो रहता है,
तो वो उस वक्त ऐलान कर चुके थे। अब तो मुशावरत की बात हो रही है कि वीकेंड पे मुशावरत होगी और अगले हफ्ते ऐलान होगा। क्या कहेंगे पीजे मीर साहब? देखिए, वो तो जब इमरान खान ने जब अपनी स्पीच की थी लॉन्ग मार्च में, तो उन्होंने यही कहा था कि मुशावरत मैं करूंगा इसके बाद, लेकिन वो उन्होंने अपना एक जो उनका बयानिया था वो दे दिया उनको। अभी 2 घंटे पहले मेरी फौज से बात हुई थी एंड आई सेड लिसन, आर यू सीरियस? आप लोग आर यू गोइंग टू रिजाइन? उन्होंने कहा जी हाँ भैया, हमने डिसाइड कर लिया है, वी विल डू इट। परवेज इलाही साहब की बात आती है। परवेज इलाही जो है वो 10 सीटों के साथ ही कैन नॉट रन पंजाब। The main, you see, ये पार्टी है PTI की. It is not PMLQ. It is PTI. And Pervez Saab is the chief minister, courtesy of course, Imran Khan. और इमरान को वो support कर रहे हैं. And that is how it is. And I can assure you कि ये जिस वक्त इमरान कहेंगे, Pervez Elahi will resign because you cannot have another, you know. एक तो आपका जो इलेक्शन कमीशन का एक आपका रूल भी है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द पार्टी लाइन। जब वो कहेंगे दैट इज हाउ इट इज गोइंग। नहीं, वो उनकी पार्टी तो नहीं है ना सर, वो तो पीएमएलक्यू में है, तो वो तो पार्टी लाइन पे नहीं। हाँ जी, बट अगर वो पार्टी पीछे से सारी खत्म हो जाए तो क्या 10 सीटों के साथ आप चलाएंगे? क्या विल स्विच नहीं हो सकता सर? जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है पीजे साहब, क्योंकि 180 तो बिलाल कियानी साहब, मुर्तजा साहब की भी जमात के नंबर मिला के बनता है ना, तो 10 इनके पास हैं, तो गेम तो 186 के बाद ही शुरू हो जाती है। तो क्या ये पहली भी जो अरेंजमेंट थी, क्या वो दोबारा नहीं हो सकती? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है? ये हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत आप कहेंगे कि इसमें पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट बहुत है। सो आई डोंट थिंक परवेज इलाही विल डू एनीथिंग एल्स रादर देन, उनको पता है कि ट्रेंड क्या है, उनको पता है कि लोग कहाँ से निकल रहे हैं, किसके लिए निकल रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स उनका भी इसमें फायदा हो रहा है। जिस तरह अभी बात की है यू नो कि वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है और मैंने हमेशा कहा है कि 2 लोगों ने एज चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत काम किए, एक शहबाज शरीफ है और एक परवेज इलाही है। देयर इज नो टू क्वेश्चंस अबाउट इट। तो इन दोनों ने काम किया। ठीक है, मैं जरा ये हसन मुर्तजा साहब से इसकी राय ले लेता हूँ। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद व्यूअर्स तो जरा हसन मुर्तजा साहब से जानेंगे कि जो साहब का तज्जिया है उस पर उनकी क्या राय है और आगे के मामला कैसे चलेंगे, सब कुछ एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। बैक हसन मुर्तजा साहब, सर ये आपने सुना पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो डेफिनेटली इमरान खान साहब की बात को मानकर डिसॉल्व करेंगे। आप कह रहे थे कि अभी कंक्लूसिव बात नहीं है कि परवेज इलाही साहब ऐसा करेंगे। आपके शकूक शबात क्यों कर हैं, उसकी बेस क्या है? और पीजे मीर साहब कह रहे हैं उनकी बात हुई है फवाद चौधरी साहब से 2 घंटे पहले। देखें जी, पीजे मीर साहब जो है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इन सारी चीजों को, और फिर उनके राब्ते बातचीत की होती रहती है। मैं तो एक बिल्कुल ही मामूली सा सियासी कारकुन हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि सीएम पंजाब जो है वो सिर्फ ये 3, 4, 6 महीनों की बात नहीं है जी। वो अपने आने वाले 5 साल भी देख रहे हैं, और वो इमरान खान के इस सिनेरियो में उनके ही नजर नहीं आते। आज अगर परवेज इलाही साहब ये फैसला लेते हैं जी कि मैं असेंबलियां तोड़ दूं, तो क्या आप समझते हैं कि उनको ये शेयर जो है ये पीटीआई की तरफ से मिल जाएगा? 10 सीटें उन्हें दोबारा से वो दे देंगे सीट एडजस्टमेंट में कि हम पीटीआई का उम्मीदवार नहीं देते और आप खड़े हो जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। आपके पास पूरे 4 साल का इमरान खान साहब का टेन्योर है, जिसमें मुन्नस इलाही को उन्होंने वजारत तक नहीं दी थी, और उसको हर रोज नए अलकाबाद से करप्ट और ये वो इस तरह के
अलकाबाद से नवाजते थे खान साहब। ये सारी चीजें परवेज इलाही साहब जो है वो बड़े जीरक आदमी है, बड़े जीरक सियासतदान है, वो सारी चीजें जो है वो देखते हैं। उनका आप देख लें कि जिस तरह पीएमएलएन को उन्होंने छोड़ा और फिर पीएमएलएन के साथ उनकी ना बन आई कभी भी। पिछली दफा भी जब उनकी थोड़ी सी कुर्बत हुई या करीब आए तो वो भी जरदारी साहब की वजह से, उनकी गारंटी की वजह से वो उनके करीब आए। तो परवेज इलाही साहब ये खुद चीजें समझते हैं कि अगर मैं इनसे दूर हो जाऊंगा तो मुझे दूसरी तरफ से आने वाले वक्त में कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप समझते हैं आप लोगों का सारा तकिया परवेज इलाही साहब की मूव्स पे, आपका अपना होमवर्क क्या है सर? मैं अपने होमवर्क आपको पहले अर्ज की है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। वन थिंग, ठीक। जहाँ तक हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो आपके पास सर बंदे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? जी इंशाल्लाह ताला। नहीं तो कैसे, मतलब पीएमएलक्यू के बंदे हैं, पीटीआई के हैं, किस तरह आपके जो, क्योंकि ये तो सर सिंपल मैथमेटिक्स है, वो 192 प्लस है, 180 है। देखिए ये सारी चीजें अगर हम आपको कबल वक्त बताते रहेंगे तो वो तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगी। अच्छा। सीक्रेट इसमें वोट का इशू है और हम उसमें क्यों आपको ये चीजें डिस्क्लोज करें कबल वक्त कि वो फलां बंदा हमारे साथ है, फलां पार्टी से हमारा राब्ता है। हम सियासी जमातें हैं, हमारा सारों से राब्ता है। तो हसन साहब अवाम में जाने से मोतरस क्यों हैं? पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग कहते थे कि इलेक्शन करवाए जाएं, अब खान साहब जब कह रहे हैं तो आप लोग कहते नहीं पहले टेन्योर पूरा हो। मोतरस नहीं है ये, आपको अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं, आप दुरुस्त नहीं सोच रहे हैं। हम अगर होते तो हम मुल्तान वाला इलेक्शन छोड़ देते। हमने तो पीएमएलएन से मांग के वो सीट ली थी कि हमने लड़ना है यहाँ पर। अच्छा। हमने अपना कराची का इलेक्शन अपना भी लड़ा, हम दूसरी सीट पे भी कहते थे कि हमें लड़ने दो, एमक्यूएम को मेहरबानी करो, आप नहीं लड़ पाओगे। ठीक। हमने तो इलेक्शन लड़े, हम तो इलेक्शन से कभी भागे ही नहीं है। ओके ठीक है, आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि वक्त पर मेरे साथ ही रहेगा। कामरान यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन, नोटेड पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कामरान यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान साहब, आज दो इश्यूज हम डिस्कस कर रहे थे, पहला चेंज ऑफ कमांड का और दूसरा ये जो पॉलिटिकल मूव पीटीआई ने की है। मैं चाहूंगा इन दोनों पे आपका क्या तज्जिया। आपने हसन मुर्तजा साहब की बात सुनी है, पीपल्स पार्टी के माननीय लीडर हैं पंजाब असेंबली में। अव्वल तो वो कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को जो इस वक्त पॉलिटिकल एडवांटेज है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वजारत आला से हाथ धो बैठे और असेंबली डिसॉल्व कर दें इमरान खान साहब के कहने पर। और दूसरा उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जो आर्मी चीफ की जो कमांड की तब्दीली हुई है, अच्छी बात है कि 6 सालों के बाद बिलाखिर चेंज ऑफ कमांड की ये तकरीब हुई है और उम्मीद है कि आइंदा 3 साल के बाद ये होनी चाहिए, हर 3 साल के बाद, 6 साल के बाद नहीं, क्योंकि आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो मुसलसल एक जो 3 साल का टेन्योर है आर्मी चीफ का हो और जो नई कमान आए संभाले, उससे चीजें बेहतर रहती। दूसरा जो पॉलिटिकल जो मामलात हैं, जो मेरी अपनी इत्तला है, बिल्कुल हुकूमत, ये जो कोalition पार्टनर्स हैं, ये जरूर पोस्टरिंग कर रहे हैं कि नहीं जी वो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर तहलील नहीं करेंगे और ये यू टर्न ले लेंगे, जो कर लेंगे। ठीक है, वो अपनी बात उनकी जगह पे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कहीं ना कहीं जो ये इत्तेहादी जमातें हैं प्लान बी के ऊपर भी काम कर रही हैं कि शायद इलेक्शन की भी तैयारी कर रही हैं। अच्छा। तो ये भी बात बिल्कुल, ये जो कुछ इनके अंदर लोग हैं, जो मेरी इनसे बात हुई है, कि वो कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। और सिर्फ ये है कि अभी वो पोस्टरिंग कर रहे हैं कि ठीक है जी परवेज इलाही साहब शायद ना डिसॉल्व करें इमरान खान साहब के कहने पे असेंबली, लेकिन ये हतमी नहीं है। और दूसरा ये जो बात कह रहे हैं ना कि बिल्कुल ठीक है कि अगर आप तरीके अदम एतमाद लेट से पंजाब के अंदर ले भी आते हैं तो कितने दिन आप रोक के रखेंगे? वो तो आइन के अंदर एक तरीकाकार है, मैक्सिमम आप कितना उसको खींच लेंगे, 15 दिन खींच लेंगे। उसके बाद अगर तो आपके पास नंबर होगा या तो आप गवर्नमेंट बना लेंगे, अगर नहीं होगा तो जब तरीके अदम एतमाद डिफीट हो जाएगी तो फिर वो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो चीजें इस वक्त मेरे ख्याल में एक अनसर्टनिटी है और सिर्फ मुझे जो एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है कि शायद इमरान खान साहब ने ऐलान तो जरूर किया लेकिन उसकी टाइमिंग अभी नहीं बताई। मुझे लगता है कि वो एज अ बार्गेनिंग टूल जो है वो शायद इस हथियार को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि शायद इस थ्रेट के नतीजे में हुकूमत जो है कि शायद उनको कोई कंसेशन देने के लिए
तैयार हो जाए। किस तो किस्म का हो सकता कंसेशन है। हो सकता है जी वो? कंसेशन वही कि इसके ऊपर बात की जाए और म्यूचुअली किसी एक इलेक्शन की जो तारीख है उस पर एग्री कर लिया जाए। और आपने कहा कि प्लान बी ये है कि हुकूमत पीडीएम भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में ये इनको सूट करता है पॉलिटिकली? जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो ओवरऑल सूरत हाल है, उसमें डज इट सूट द प्रेजेंट गवर्नमेंट? देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुल्क को सूट करता है। अगर आप मुझसे पूछें तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, खास करके IMF के साथ आपके मुज़ाकरात अभी भी अटके हुए हैं और एक दफा फिर डिफॉल्ट होने का खतरा है। अच्छा, तो शायद इस मौके पर कुछ और टाइम देना चाहिए इस गवर्नमेंट को कि कुछ चीज़ों को वो ठीक कर लें। वो तो है, लेकिन दूसरा, इस गवर्नमेंट को ये बिल्कुल बात ठीक है कि उस तरह से सूट इस तरह से नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने पिछले 6 माह में मुल्क की मईशत बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार थी। जो भी उन्होंने फैसले किए, अब जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट जो है अवाम के अंदर अच्छा नहीं है। इनकी मकबूलियत कम है, तो इनको तो डिसएडवांटेज होगा। गवर्नमेंट को डेफिनेटली सूट करता है कि ये अपना टेन्योर पूरा करें या जितना इसको खींच सके, इन द होप कि बाय द टाइम इलेक्शंस की तरफ जाएं तो कुछ इनके पास ऐसी चीज हो जो अवाम को दिखा सकें। तो इस गवर्नमेंट को तो सूट नहीं करता, लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना आपकी मईशत आगे चल पाए, IMF का प्रोग्राम भी रुक जाए और बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल हो जाए, तो फिर आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिर आपको फिर इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। और यही सोच जो है जो कोalition जो पार्टनर्स हैं, कुछ जो PMLN के अंदर जो सीनियर लीडर हैं जिनसे मेरा भी इंटरेक्शन हुआ, तो वो यही कहते हैं कि फिर क्या होगा, हम तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन ज्यादा हार जीत होती रहती, हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जबरदस्ती इक़्तिदार के साथ चिपके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर भी लोगों के अंदर ये थिंकिंग है, प्रेपरेशन है कि अगर चीजें उस नैज तक चली गई तो फिर इलेक्शन होते हैं तो फिर होने दें, कोई बात नहीं। ठीक, कामरान, थैंक यू वेरी मच। बिलाल, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो कामरान यूसुफ का तज्जिया है कि PMLN में ये राय एक पाई जाती है, आप PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि अगर ये इश्यूज बनते हैं, क्योंकि अगर वज़ीर आला पंजाब डिज़ोल्व करने का कहते हैं तो कल लतीफ़ खोसा साहब हमारे शो में थे, उनका 48 आवर्स में गवर्नर को करना पड़ता है, वरना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। KP में वैसे ही उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है नंबर गेम का। तो उस सूरत में तो फिर जाहिर बात है 2 सूबों में इलेक्शन हो रहा हो उसमें, और वो सिंध असम्बली से भी निकल आए, बलूचिस्तान से भी निकल आए, तो 567 उनकी सीटें बनती हैं टोटल, तो वो तो फिर आधे मुल्क से ज़्यादा में इलेक्शन हो रहा होगा। जी देखिए, पहले मैं फिर से ये ज़रूर दोहराऊंगा कि देखते हैं वो मौका आता भी है कि नहीं। और दूसरी बात ये है, जिस तरह हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पहले फाइल हो जाती है तो वैसे ही मामला इन वे तब्दील हो जाता है, जो कि वज़ीर आला जो है वो उस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो तहलील कर सकें जब तक उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक ना जाए। और देखिए, वैसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि इवेंचुअली अगर किसी भी वजह से इलेक्शंस किसी सूबे में हो जाते हैं तो वो फिर हम जमहूरी जमातें हैं जी, इलेक्शन लड़ेंगे। और मगर मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कामरान यूसुफ साहब ने बात की ना जी कि इलेक्शंस PDM को सूट करते हैं कि बाद में हो, मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा, देखिए ये वफाकी हुकूमत जब मार्च में आई थी या अप्रैल में आई थी तो उससे पहले हम खुद हामी थे कि जनरल इलेक्शंस हों। बिल्कुल, मगर उस टाइम पे खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दरमियान, और आपको याद होगा कि ये भी एक राय थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी हम मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, मगर हमारी मुआशी हकीकत ऐसी थी कि वो सियासी मामलात को हमें पीछे रख के मुश्किल फैसले, देखिए इस हुकूमत में भी आके हमें ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जिससे कामरान साहब भी जो बात कर रहे थे कि उसका हमें पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करनी पड़ी, पॉलिटिकल कैपिटल आपका यूज हुआ है। और देखिए, वो हमारे लिए आसान था कि हम उस टाइम पे इलेक्शंस में चले जाते, मगर वो ऐसा मौका था उस टाइम पे आपको एक लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत थी जो IMF के साथ नेगोशिएट करके मामला क्यों अटके हुए हैं उनका? जी, मामला क्यों अटका हुआ IMF के साथ? नहीं, देखिए बात ये है कि आपने पहला मरहला ये क्रॉस किया कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसको खुद अपने हाथ से PTI की हुकूमत आग लगा के गई, मुश्किल हालात पैदा करके गई, डिफ़ॉल्ट के नैश पे लेके गई, हम वापस IMF के साथ मेज़ पे गए, हमने वो प्रोग्राम रिवाइव किया। अब आप अभी भी मुश्किलात से निकले नहीं हैं, यकीनन हमने डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया, मगर अभी भी हमें एक डिसिप्लिन, अब वो अवर्ट हो गया है, क्योंकि देखिए, देखिए आप बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो बढ़ रहा है। देखिए, अवर्ट इस तरह हुआ है कि
अगर तो आप उसी पाथ पे रहते जहां पे पीटीआई छोड़ के गई थी, तो आप चंद माह पहले ही शायद डिफॉल्ट कर चुके होते। आपकी डॉलर इनफ्लोज आउटफ्लोज की ये सूरत हाल थी। आईएमएफ प्रोग्राम में आने से आपकी थोड़ी सी इनफ्लोज मजीद आई, थोड़ा सा आपने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी रिड्यूस किया। हाँ, अभी भी मुश्किल हालात हैं और हमें डिसिप्लिन तरीके से आगे चलता रहना होगा। हम एक बैलेंसिंग एक्ट भी है जो हमने पूरी करनी है, जिसके अंदर हम आईएमएफ प्रोग्राम में भी हमने रहना है, हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी शोर अप करना है, मगर साथ ही साथ ये भी देखने कि मईशत का पहिया जाम ना हो, आवाम के ऊपर कम से कम मुश्किलात और बोझ आए। तो ये एक बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है जो ये हुकूमत अभी अदा कर रही है। और सियासी तसलसल इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इन मराइल से और इस बैलेंसिंग एक्ट को अच्छे तरीके से अदा करना है, तो बेहतरी इसी में है कि हम इलेक्शंस वक्त पे हों, ताकि ये एक अगले साल एक कम से कम इस हद तक तसलसल रहे। उसके बाद वक्त पे इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो भी हुकूमत, जो भी जमात या जो भी कोलिशन या व्हाटएवर हुकूमत में आती है, उसका फिर राइट होगा कि वो अपने मैंडेट के मुताबिक। पीजेबी साहब, आप समझते हैं कि बार्गेनिंग टूल या चिप के तौर पे खान साहब ने ये ऑप्शन रखी हुई है टेबल पे, जैसे हसन मुर्तजा साहब की भी राय है कि हो सकता है कि ये नौबती ना है, और बिलाल साहब के भी ये प्रीमाइज है, कामरान की नुक्ता ये है कि ये बार्गेनिंग चिप हो सकती है ताकि खान साहब से ये इंगेज करें। इस वक्त वो ज़रा बताए, पहले तो इस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे, अब तो नई इस्टेब्लिशमेंट आ गई है और वो ए पॉलिटिकल के हवाले से बात हो रही है। पहले तो खान साहब बहुत दफ़ा कहते रहे कि भाई मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत होती है। अब खुद अगर बंद गली में है तो बार्गेनिंग चिप के तौर पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उनसे रजू करे और बातचीत हो और कोई मामला तय हो जाए इलेक्शन डेट के हवाले से। पीजे मीर साहब, इमरान ने बड़ी, मैं समझता हूँ कि सेकेंड हाफ में बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की है। पहले आपने एक बयानिया रखा साइफर का, अमेरिका का, ये पॉलिटिकल प्रेशर, उसके बाद आपने और पॉलिटिकल प्रेशर्स इन पे डाले, लॉन्ग मार्च का एक बहुत बड़ा प्रेशर डाला, ये वेट किया, अब आपने तीसरा प्रेशर भी डाल दिया, रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। द क्वेश्चन इज, वो अपने बयानिया पे अड़ेंगे, वो कहीं बैठ नहीं रहे कि जहां एक कोई सोल्यूशन निकले। अब उनका जो एक बेसिक जो एम है वो है इलेक्शंस। यस, पूरा इस वक्त पूरा दुनिया है, आपका आईएमएफ देखे ना, वो आपको क्यों रिव्यू कर रहा है इस वक्त, आपके जो ट्रांच आपने पे करनी है वो रिव्यू कर रहा है। वो रिव्यू करेगा, आपके असेसमेंट होगी, उनके होंगे, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे, असेसमेंट्स होती रहेंगी। द क्वेश्चन इज, हम इस वक्त एक 3 चीजों पे बड़ा अच्छा एक लेटर लिखा है गौर एजाज ने टू द प्राइम मिनिस्टर। देखो, हमारे पास लिक्विडिटी है नहीं, हम एक्सपोर्ट में मार खा रहे हैं। आप डॉलर देखो कहाँ चला गया है, आपका इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, आपके जो एसएमईज है वो काम नहीं कर रही हैं। सो वेयर इज गोइंग टू बी द मनी? पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे में इलेक्शन के होने से तो जो 47 अरब रुपए लगना है तो वो कहां से आएगा सर? इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है, किस तरह कह रहा है मुझे बताए ना आप। 15 लाख तो आएंगे ना, हर कंस्टिट्यूएंसी में 5 से 7 करोड़ रुपए लगेंगे ना। 15 लाख रुपए है नेशनल असेंबली के मेंबर के इलेक्शन का जो उस पे लगा सकता है, और 10 लाख रुपए है प्रोविंशियल असेंबली का। तो ये अगर इतना लंबी कीमत दे रहा है तो दैट मीन इट इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटीज। आपने कानून की बात करनी है ना, तो फिर द इलेक्शन कमीशन शुड से कि 15 लाख से बेटा तुमने ऊपर पैसा नहीं खर्चना, दैट इज द लॉ। तो अब आप कहें कि जी इतने 7 करोड़ लगेगा, 8 करोड़ लगेगा, so that means the election commission is succumbing to the common belief कि इसमें पैसा ज्यादा लगता है। so इस चीज को भी तो वो देखे ना। let's have, अगर तो लॉ के चल रहा है तो let's go by the law, अगर हेयर से पे रेटोरिक्स पे चल रहा है तो let's go by that। so the question here arises कि आप क्या इस right moment के ऊपर are you ready for it? well at this present moment in time frankly कोई भी आएगा वो इसी क्वैग मारे हुए आके फंसेगा। पीडीएम को बड़ा शौक था, बड़े नारे लगाए, इमरान ने ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने 3 साल का उसका हिसाब लिया 35 को छोड़ के और कहा कि ये हो गया, चलो भाई तुम आ जाओ आगे, तुम नो कॉन्फिडेंस से, वेरी गुड, डेमोक्रेसी आ गई। अब जब आए आप संभाल नहीं सके, अब इसहाक डार साहब आए, आई हैव होप दैट ही विल डू इट बिकॉज ही इज वन ऑफ दोस पीपल जिनको पहले लाना चाहिए था। अब वही उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, वो अब खुद एक आप कह लो कि थोड़े बहुत अपने दांत भी दिखा रहे हैं। बट इस वक्त हमें चाहिए कि एक संजीदगी से सियासत हो। हम नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ईगोस की, एवरीबडी वांट्स टू। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक कहावत है, कहते हैं इन टाइम्स ऑफ ट्रबल ऑल men adore the God and the soldier.
When the trouble has passed and all things righted, God is forgotten and the soldier slighted. Soldier is out of the way. Now, what about you? What are you going to do? for the हसन country? मुर्तजा साहब, सर ये जो पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि अब वक्त का तकाजा ये है कि जो सियासतदान है वो मिल बैठकर बातचीत के जरिए, टेबल टॉक के जरिए ये जो सियासी तातुल सा बना हुआ है इसका खात्मा कर सके। आप समझते हैं ऐसी विल पाई जाती है दोनों तरफ की पॉलिटिशियंस में? देखें जी, इसका तो हम कई दफा इजहार भी कर चुके हैं, ऑफर्स भी कर चुके हैं कि ये चार्टर ऑफ हमें इकोनॉमी करना पड़ेगा, हमें मिल बैठना पड़ेगा। मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बस का काम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया हमेशा रहा चोर चोर और डाकू डाकू वाला, वो उन्हें मिल बैठने ही नहीं देता। और जब तक मिलके नहीं बैठेंगे ये इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो सकते, ये मसाइल खत्म नहीं हो सकते। अच्छा, लेकिन उस पे ये तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से जो ईगोस की बात होती है कि जी इलेक्शन के हवाले से 3 महीने आगे भी हो सकते हैं, 3 महीने पीछे भी हो सकते हैं, इस पर नहीं बातचीत हो सकती सर? देखें, हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं है, कोई अस्करी कुव्वत नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मामलात डायलॉग के जरिए हल करती हैं। हम मिलके बैठेंगे तो डायलॉग होगा ना। पहल कौन करेगा सर? बैठना पड़ेगा। पहल कौन करेगा? गवर्नमेंट तो इस पे कई दफा इनिशिएटिव ले चुकी है, गवर्नमेंट तो उन्हें कई दफा कह चुकी है। हम अपोजिशन में थे, हम तब भी कहते थे, हम गवर्नमेंट में हम तब भी कहते हैं मामलात बातचीत के जरिए हल होते हैं। मामलात इस तरह नहीं होते कंटेनर पे खड़े होके आप सारी कौम को डिक्टेट कर रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं और ओए फलाना, इससे नहीं हो सकता। ये उनको नीचे उतरना पड़ेगा, एक सियासतदान का एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो बेहतरी। लेकिन हसन साहब देखें ना, सियासतदान का तरह इस तरह से नीचे तो इस तरह उतरे कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पिंडी आए हैं, वो इस्लामाबाद नहीं आना चाहते और उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिटिकल मूव करते हैं, हम जो असम्बलियों में हम जो मेंबरान है वो बाहर आ जाते हैं। तो एक सियासी चाल तो उन्होंने चली है, जैसे पीजे मीर साहब कह रहे हैं। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना जी, कि हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। क्यों? असेंबलियां तहलील आपकी कोई विश है कि वो हर बंदा आपकी विश मानता रहे कि असेंबलियां तहलील कर देंगे? असेंबली में तो मैं भी उतना ही स्टेक होल्डर हूँ जितना दूसरा एमपी है, जितना पीटीआई का एमपी है। ये क्या हुआ कि आपके पास अगर 2-4 लोगों की अक्सरियत है तो आप असेंबलियां डिसॉल्व करना शुरू कर दें। आप अपनी इस अक्सरियत के साथ लेजिस्लेशन तो कर नहीं पाए। आपने 4.5 महीने से एक असेंबली चला के रखी हुई है, अरबों रुपया कौमी खजाने पर आप बोझ बने हुए। पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा है, 125 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, ये तो बड़े आपने जो बात बताई है कि वो सेशन जो है खत्म ही नहीं हो रहा। बिलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, चूंकि आप बरतानिया भी हम आपको देख रहे थे और आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद होते हैं, ये भी बात की जा रही है कि जो अगला इलेक्शन जब भी होगा उसकी कैंपेन नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। तो कोई हमें इंसाइट देंगे कि क्या प्लान्स है नवाज शरीफ साहब के इस हवाले से? देखिए, हम सब बतौर कारकुन, सियासी कारकुन भी और अपने जमात के वर्कर के होने के नाते भी ये सब की ख्वाहिश है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जल्द वापस पाकिस्तान आ सकें और वो भी चाहते हैं उनकी रुकावट क्या है? जी देखिए, उनकी सेहत भी है और वो इंशाल्लाह बेहतर फैसला कर सकेंगे अपनी जमात के हवाले से भी और बिलखुसूस अपनी सेहत के हवाले से भी कि कब वो मुनासिब समझेंगे। ये राइट उन्होंने अर्न की है। वो 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म है, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं वो भी सबके सामने। तो जब नवाज शरीफ साहब मुनासिब समझेंगे वो मुल्क में वापस आएंगे और वो किसी के कहने पे, किसी के धमकाने पे वापस नहीं आएंगे। और हम सब की ख्वाहिश है। लतीफ़ साहब तो हफ्तों की बात करते हैं, इसलिए मैंने पूछा था टाइम में आप। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हम सब की ख्वाहिश है कि ना सिर्फ ये कि वो वापस हम उनको कैंपेन लीड करते हुए देखें, मगर मैनी ऑफ अस वुड लाइक कि वो हमारे अगले फिर से 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर हों। तो ये हमारे जज्बात हैं बतौर सियासी कारकुन, मगर जिस तरह मैंने आपसे कहा इसका सबसे बेहतर फैसला नवाज शरीफ साहब खुद कर सकेंगे। एक बात मैं ज़रूर ज़रा कहना चाहूँगा, चूँकि हम ये इमरान खान साहब की बातों के मतलब बात करें, ये हम स्पेसिफिक्स की बात कर रहे थे, मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, खान साहब की बुनियादी ख्वाहिश इस सारे मामलात में, उनकी बुनियादी मसला उनको ये है कि वो अब कुर्सी पे नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इस साल फाइल होने लगी थी, उससे पहले इनको पता था कि फाइल हो रही है। उस टाइम पे उनके पास मुकम्मल इख्तियार था कि वो इलेक्शंस कॉल कर लेते,
मगर उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि मैं आखिरी हरबा जो मेरे पास है मैं इस्तेमाल कर लूँ ताकि मैं चिमटा रह सकूँ कुर्सी के साथ। हर गैर आइनी हरबा भी उन्होंने इस्तेमाल किया। अभी भी ये जो कहना कि ये मुल्की मामलात या मसाइल का हल इसमें है कि इलेक्शन जल्द हों या मैं इसलिए सूबाई असम्बलियाँ को तहलील करूंगा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। वो मुस्तकिल एक टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मामलात अनस्टेबल रहें ताकि एक ऐसी सूरत हाल हो जिसके अंदर वो किसी तरह वापस कुर्सी पे आ सकें, और कोई मकसद नहीं। पीजे साहब आप कुछ लास्ट वर्ड सर, 30 सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे थे पीजे मीर साहब। देखें, जब आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, आई कैन नॉट डाइवर्ज ऑन एयर, लेकिन बिल्कुल सही कहा, उनकी हेल्थ ऐसी अलाउ उनको नहीं करती। अदर कॉम्प्लिकेशंस इन इट। मैं तो खुद अभी मिल के आया उनको 2-3 महीने पहले, एंड ही इज नॉट द सेम नवाज शरीफ आई नो 50 इयर्स अगो। मेरी बड़ी पुरानी एसोसिएशन इनके साथ, जिस तरह इमरान के साथ है, हम सारे इकट्ठे खेला करते थे एक जमाने में, लेकिन आज अफसोस है कि एक एडवर्सरीज बन गए हैं। बट यस, आई टोटली एग्री विद my friend here, वो उनकी इस वक्त का जो सर वक्त खत्म हो जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच पीजेबी साहब, बिलाल कैन साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन शो। हसन मुर्तज़ा साहब, सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने अपने लिए वक्त निकाला, और कामरान यूसुफ ने भी हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अब ये मामला जो सबसे अहम मामला था, जो बहुत पब्लिक आई में था, अहम तकरीरी अहम तैनाती, वो मामला तो बतरीके एहसन पाया तकमील तक पहुँच गया, चेंज ऑफ कमांड हो गई। अब ये देखने की ये जो सियासी ऊँट है ये किस करवट बैठता है, इसका हम आने वाली नशिस्तों में आता करते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।